देखो अब हम लोग एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और उसके आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर रिंग व्हेन। पहला ऑप्शन दिया गया है एक्स मच मच लेस देन आर, दूसरा ऑप्शन है एक्स मच मच ग्रेटर देन आर। ठीक है ना। तो इस कंडीशन के क्वेश्चन जो भी आएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है हमारे पास कि हम एक रिंग ले और उसके थ्रू तुमको समझाएं। तो जैसे कि हमको ये दिख रहा है कि ये एक रिंग है, ठीक है, और ये रिंग को हम ऐसे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब ऐसे रखे हैं तो जो सेंटर जो बनेगा वो ऐसा कुछ है, मतलब ये रिंग है और इसके सेंटर से ये एक पॉइंट है। जैसे इसको हम निकालें तो ज़्यादा बेटर है। तो इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हमको बताना है, इस पॉइंट पे। मतलब कि ये डायग्राम ऐसे देख सकते हो। तो इस डायग्राम को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो ये हमारा एक्स है, पॉइंट ले लेते हैं P, और ये रेडियस R है। इस पे चार्ज दिया गया है तुमको प्लस Q, और इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तुमको E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे जो हम फॉर्मूला निकाले थे वो याद होगा तुमको। इस पॉइंट पे जो निकालते थे तो इस तरह के इस साइड से, तो हर एक एलिमेंट के कारण, जैसे ये जो है तो इसके इस पॉइंट से ऐसे आएगा, इस पॉइंट से ऐसे आएगा, इस पॉइंट से ऊपर ऐसे करके आएंगे, इस साइड से ऐसे करके आएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कंपोनेंट इधर आएंगे, कुछ इधर आएंगे। तो इस तरह करके दो, ये जो पार्ट है इस पॉइंट, तो इस पॉइंट से हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ऐसे आया, दूसरा इस साइड से ऐसे नीचे गया, ये वाला ऊपर की ओर ऐसे देखेंगे। तो इसका ये जो कंपोनेंट आ रहा है तो इसमें एक ऐसे है तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। उसी तरह जो नीचे आया है उसका कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक नीचे ऐसे जाएगा। जो इधर आ रहा है उसका कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। जो पॉइंट इस साइड में था उसका एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टोटल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ हमको जो काम आएंगे वो ये वाला कंपोनेंट आएंगे। तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आता है सो समझो, यह आया था QX बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया था। अब हम इसको डिस्कस करना चाहें आगे की ओर अगर हम, तो इसके बेसिस पे हम करेंगे, और यही बोला गया फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर रिंग व्हेन एक्स मच मच, मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो मच मच लेस है कैपिटल आर से, मतलब आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में हम एक्स को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। एक्स को क्या कर सकते हैं, हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला है, तो मल्टीप्लाई वाला कभी भी नेगलेक्ट नहीं होता है। कौन होगा, जो सम मतलब एडिशन में होगा या सब्ट्रैक्शन में होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले ही नेगलेक्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले कभी भी नेगलेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि हमको गिवन है कि x जो है मच मच लेस है r से, इसका मतलब ये होगा कि x स्क्वायर मच 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 लेस हो जाएगा r स्क्वायर से, मतलब r स्क्वायर बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से हमको यहाँ पे नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा QX बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, इसको हमको नेगलेक्ट कर दिए 0, तो ये हो जाएगा पावर 3/2। यहाँ से हम देखेंगे तो QX बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2। तो R स्क्वायर इंटू 3/2 मतलब 2 2 कट जाएगा, आ गया 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E आ गया QX बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि x जो है वह मच मच ग्रेटर है r से। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो E इक्वल टू यही रहेगा QX बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। हम यहाँ पे देखेंगे कि x मच मच ग्रेटर है r से, मतलब x स्क्वायर मच मच ग्रेटर हो जाएगा r स्क्वायर से। इसके कंडीशन में ये होगा कि हम r बहुत छोटा हो गया x के कंपेयर में, तो हम r स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा E इक्वल टू QX बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 2 कट जाएगा, एक्स की पावर 3 आ गया, यहाँ से एक एक्स कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब ये हो गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आ गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब हम तुमको एक बात बताना चाहेंगे, जैसे पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे देखो यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज Q होता, ऐसे कारण इस पॉइंट P पे अगर हम यह पॉइंट अगर x डिस्टेंस पे है और हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज खुद से हम मान लेते थे और इस पे फोर्स निकालते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E इक्वल टू कितना आता था, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यह जो रिंग था तब रेडियस क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो रिंग है उसको क्या करेंगे हम, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा यह, मतलब कि पॉइंट चार्ज हम ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इट बिहेव्स एज लाइक पॉइंट चार्ज। कैसा बिहेव करेगा यह, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसको तुम नोट करो। ये हम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है, लिखेंगे क्वेश्चन हम लोग, ए पॉइंट चार्ज प्लस Q नॉट इज प्रोजेक्टेड towards center from large distance, find minimum value of V naught to cross, find minimum value to cross the center। मतलब समझो, ये क्वेश्चन में जो रिंग दिया गया है वह कुछ ये है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, इससे इधर ये और इधर ये डिस्टेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कैसे हम इसको कर सकते हैं, मतलब ये हमारे पास रिंग है, ठीक है ना, और ये ऐसा है कुछ, देखो ये पॉइंट इसका क्या होगा, इसका ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट इसका सेंटर होगा, तो इसके इधर, तो अगर ये ऐसे रखा हुआ, ठीक है, तो इसके इस साइड में तुमको यहाँ पे तुमको एक प्लस Q नॉट चार्ज दिया गया है और इस पे प्लस Q चार्ज था, जिसकी वजह से यह यहाँ पे इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा E, और ये क्या है, लार्ज डिस्टेंस पे है, तो हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे सेंटर पे, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो E इक्वल टू, याद है तुमको क्या था फॉर्मूला, qx/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये इसका क्या है, रेडियस है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके सेंटर, ये सेंटर ले लेते हैं C, तो सेंटर पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू सेंटर पे, x यही ना लेते थे, यहाँ से ये डिस्टेंस x लेते थे, तो सेंटर पे x कितना हो जाएगा, 0, तो q इंटू 0 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पोटेंशियल यहाँ पे निकालते हैं, तो पोटेंशियल एट सी, तो सेंटर पे पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो पोटेंशियल देखो याद करो, तो रिंग के कारण सेंटर पे हम लोग पोटेंशियल निकाले थे, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आता था हमको, सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा जैसे, तो पोटेंशियल हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये सेंटर पे पोटेंशियल होगा। और ये लार्ज डिस्टेंस है, तो लार्ज डिस्टेंस करने का मतलब लार्ज डिस्टेंस होगा कितना, तो इनफाइनाइट। लार्ज डिस्टेंस जो हमको पता नहीं है तो वह क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे अगर ये है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा और पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हमको पास फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एनर्जी टोटल क्या रहेगा, कंजर्व, क्योंकि यहाँ पे जब इसको हम इसकी ओर प्रोजेक्ट करना है v नॉट स्पीड से, तो क्वेश्चन में तुमको बोला गया है पॉइंट चार्ज प्लस q नॉट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v नॉट टू क्रॉस द सेंटर। तो इसको इसकी ओर प्रोजेक्ट करना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जब फोर्स लगता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्लस q नॉट, अगर मान के चलो यहाँ पे लेते हैं तो फोर्स किधर लग जाएगा, इस साइड में लगेगा, तो ये चार्ज को इधर आने से क्या करेगा, यह चार्ज रोकेगा, उसको आने से रोकना चाहेगा। तो इसके वजह से यह चार्ज जो v नॉट स्पीड से इसको थ्रो किए हैं इस साइड की ओर प्रोजेक्ट किए हैं, तो यह डीएस्केलेरेट होगा और फाइनली यहाँ पे आके रुक जाए। अगर इसके सेंटर पे पहुंच के रुक जाए तो फिर वापस नहीं जाएगा। रीजन क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा और वेलोसिटी जीरो हो गया है तो वह मूव नहीं करेगा। मतलब यहां तक हमको मिनिमम लाने होंगे। एंड देन अगर थोड़ा भी इससे बाहर निकल गया, मतलब ये जो रिंग है तो इस साइड से आया है और इसके सेंटर तक ला दिए, तो थोड़ा भी इधर आ जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये चार्ज क्या करेगा, इधर प्रोजेक्ट कर देगा। तो हमको मेन काम क्या करना है कि इन्फिनिटी से लेकर सेंटर तक लाने हैं, सेंटर के बाद तो ये खुद निकल जाएगा अगर थोड़ा भी स्लाइटली अगर इसको हम मूव करा दें। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे, यू आई प्लस टी आई इक्वल टू यू एफ प्लस टी एफ। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल है और चार्ज कितना था, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट सेंटर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी रुक जाए, जीरो, रेस्ट में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, यह हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्यू नॉट और वी सी का वैल्यू रख लेंगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ से हम देखेंगे 2 से ये 2 कट जाएगा तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वी नॉट स्क्वायर, एम डिवाइड में चला जाएगा क्यू नॉट क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एम डिवाइड में ले आए, ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर क्यू नॉट क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। ये आंसर हो गया। तो मिनिमम वैल्यू ये होना चाहिए, देन यह क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो नया टॉपिक है और ये जेई के लिए भी और बोर्ड के लिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेई ही नहीं, नीट में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इससे पहले जो होते थे, उन सभी में इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यह टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से, मतलब अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हैं उनमें से ये एक टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह टॉपिक तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए और करना भी होगा तुमको। तो हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक
लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलो या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ विजुअलाइजेशन, या हम कह सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं, इसको इमेजिनरी कर्व बोल सकते हैं, इमेजिन करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे यहाँ पे देखेंगे इसको अगर हम ड्रॉप करते हैं तो ये नीचे की ओर मूव किया, ठीक है, और ये मूव क्यों किया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। क्या हमको दिख रहा है क्या ग्रेविटेशन फोर्स जो इसको फोर्स लगा के नीचे खींच रहा हुआ, नहीं दिख रहा है। हाँ, हम इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं फोर्स लगा के, ये दिख रहा है हमको, लेकिन ग्रेविटेशन के कारण ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है। तो कोई बॉडी को छोड़ेंगे वो खुद आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या हमें दिख रहा है, नहीं। हम क्या करें, उसका इन्फ्लुएंस, जो उसका इफेक्ट है उसको हम फील कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ इसका इन्फ्लुएंस हमको दिख सकता है, वो हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम किस बेसिस पे पढ़ेंगे, फील्ड को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विजुअलाइजेशन। इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। कि हाँ, तो हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इसमें लिखना शुरू कर दो। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ विजुअलाइजेशन, मतलब इट इज रिप्रेजेंटेशन of field on the basis of visualization। एस एक TION लिखो या फिर एस के जगह पे जेड लिख सकते हो। इस एस के जगह पे चाहो तो तुम जेड भी लिख सकते हो, विजुअलाइजेशन, ठीक है। मतलब इसको हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है लेकिन इसको हमको क्या करना होगा, विजुअलाइज करना होगा। विजुअलाइजेशन के बेसिस पे इसको हम स्टडी करेंगे। और ये कैसा कर्व है, इमेजिनरी कर्व है। तो लिख लेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब ELF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी कर्व, इमेजिनरी कर्व, ठीक है। ये कैसा है, इमेजिनरी कर्व है, इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो ये एक कर्व है, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट मतलब ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा उस पॉइंट पे, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को हमको देगा और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी देगा। तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो ये रहा टेंजेंट। तो ये टेंजेंट अगर है हमारा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर आएगा EX, इसका कंपोनेंट इधर आएगा EY। तो यहाँ पे हम देखेंगे टेन थीटा, स्लोप जो होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होगा टेन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप टेन थीटा को हम लिखेंगे dy बाई dx, और वह क्या हो जाएगा EY बाई EX। यही स्लोप को ही टेन थीटा लिखते हैं, और टेन थीटा को हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं, और dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम इसको पॉइंट को लिख लेते हैं, टेंजेंट एट ए पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके डायरेक्शन को देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यह जो टेंजेंट है यह डायरेक्शन के साथ साथ नेट मैग्नीट्यूड को भी बता सकता है कि वहां का मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो उसको भी लिख सकते हैं हम। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि यह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वह
डिफरेंशियल कर्व होना चाहिए, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशियल कर्व नहीं है, तो यह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल कर्व होना कंपलसरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स शुड बी डिफरेंशियल कर्व, डिफरेंशियल कर्व कैसा होना चाहिए? डिफरेंशियल कर्व होना चाहिए। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो हमको इंफॉर्मेशन देगा नेट रिजल्टेंट, या नेट बोले या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव इंफॉर्मेशन about net, give information about net resultant electric field। नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसके डायरेक्शन को भी बताएगा और नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमको ये मैग्नीट्यूड को दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ना वह एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये है ELF इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये है ELF। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ये आएगा, ठीक है, और एक टेंजेंट हमारा ये आएगा। तो यहां पे हमको क्या मिल गया? दो टेंजेंट मिला। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह किसी भी पॉइंट पे यूनि डायरेक्शनल होता है, उसका एक ही डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो दो डायरेक्शन मिल गया। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, सो दो लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं इससे रिलेटेड, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टू ELF इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। और साथ ही साथ ये एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करेगा। और दूसरा नंबर बात है, रीजन क्या है? बिकॉज इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शन होता है। बिकॉज लिख लो कोई ब्रैकेट में, बिकॉज इट इज यूनिडायरेक्शनल, क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब इसका एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वह ओरिजिनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करेगा निगेटिव चार्ज में। ठीक है, और ओरिजिनेट भी जो करेगा वह उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा किस पे, कि वह चार्ज का स्ट्रेंथ क्या है। चार्ज का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही लाइन ऑफ फोर्स को जनरेट करेगा या ओरिजिनेट करेगा। ठीक है ना, निगेटिव चार्ज होगा तो उतना ही ज़्यादा चार्ज को वह टर्मिनेट करेगा, लाइन ऑफ फोर्स को उतना ही ज़्यादा टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो इसको तुम नोट कर सकते हो। अब दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का तो बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए चार्ज, originated from a charge is proportional to charge, चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा पॉइंट,
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा ओरिजिनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करेगा निगेटिव चार्ज में। तो ये लिख लेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ओरिजिनेटेड from positive charge and terminated into negative चार्ज। ओरिजिनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करेगा नेगेटिव चार्ज में। अब कैसे, तो यहाँ ध्यान दे सकते हो तुम, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ओरिजिनेट करेगा लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, और निगेटिव चार्ज होगा माइनस क्यू तो इसमें टर्मिनेट करेगा। ये ऐसे आके इसमें टर्मिनेट करेगा, ठीक है। और इस चार्ज को बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। तो एक हो गया आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया हमारा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आइसोलेटेड का वर्ड का मतलब समझ लो कि आइसोलेट वर्ड का मतलब क्या होता है। आइसोलेट मतलब जैसे अभी खूब आइसोलेशन वर्ड सुन रहे हो, तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि से पूरे सिस्टम से उसको अलग कर दो, ठीक है ना। जो भी एक साथ है उन सभी को क्या करना है, हमको अलग अलग कर देना है। अगर एक साथ है, ठीक है ना, तो उसको अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो वह कहलाएगा आइसोलेशन। मतलब उसको सिस्टम के अदर जो भी चार्जेस होंगे उससे कोई मतलब नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया कि जैसे तुम अकेला अपने रूम में हो और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो तुम क्या हो, अपने फैमिली मेंबर से आइसोलेट हो। क्लियर है? तो यही है आइसोलेशन वर्ड का मतलब। तो आइसोलेटेड मतलब इस चार्ज को खुद के अलावा किसी और चार्ज से कोई मतलब नहीं है, कोई भी इससे इफेक्टेड नहीं होगा। उसी तरह दूसरा जो निगेटिव चार्ज है वो भी आइसोलेटेड है, मतलब इस निगेटिव चार्ज को अदर चार्ज से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि ये इंडिविजुअली ये है और ये इंडिविजुअल है, दोनों इंडिविजुअल है और दोनों को किसी अदर चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो।